Hello friends, hope so you are fine. तो मैं आपको जू 501 थर्ड सेमेस्टर एनिमल एंड फिजियोलॉजी का जो क्विज़ नंबर 1 आने वाला है फॉल 2021 का क्विज़ नंबर 1 वो बताऊंगी कि उसमें टॉपिक्स इन्वॉल्व है 30 to 45 अनाउंसमेंट आ चुकी है तो वो समझाने जा रही हूँ, गौर से सुनिएगा. So, transcription factors which are investigating. Transcription factors are proteins that bind to enhancer or promoter region. याद से transcription factors वो होते हैं, वो proteins होती हैं जो कि enhancer promoter regions के साथ bind करते हैं और interact आपस में कर रहे होते हैं ताकि एक पर्टिकुलर जीन जब ट्रांसक्राइब हो रहा होता है उसको रोक सकें, एक्टिवेट या फिर रिप्रेस कर सकें. मोस्ट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स कैन बाइंड टू स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस. स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस के साथ बाइंड करते हैं. इनकी आगे से दीज प्रोटीन्स की इनके आगे से बहुत से ग्रुप बने हुए हैं, फैमिलीज़ पे डिपेंड करता है इनके, और उन प्रोटीन्स की आपस में सिमिलैरिटीज़ हैं. ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स विद इन सच अ फैमिली शेयर कॉमन फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर. जाहिर बात है एक ही ग्रुप है प्रोटीन्स का जिनमें स्ट्रक्चर्स उनके सेम हैं और उनके जो स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस है जाहिर बात उनके स्ट्रक्चर भी सिमिलर होंगे. द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स इन सच फैमिली शेयर ये बता चुकी हूँ. ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डोमेन्स की तरफ आ जाते हैं. इनके 3 मेजर डोमेन्स है. ये क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव वाइज क्विज में. डीएनए बाइंडिंग डोमेन फर्स्ट वन, सेकंड है प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन डोमेन एंड द थर्ड वन इज ट्रांस एक्टिवेटिंग डोमेन. आगे से इनकी डेफिनेशंस देख लें, एक दफ़ा रीड करना है, पूरा रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है. डीएनए बाइंडिंग डोमेन, इस मेजर फंक्शन इज टू रिकग्नाइज अ पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंसेस. एक पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस उसको रिकग्नाइज करने के लिए ये वाला डीएनए बाइंडिंग डोमेन यूज़ होता है. उसके बाद प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन डोमेन, ये जो है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की जो एक्टिविटी है को अलाउ कर देता है. उसके बाद ट्रांस एक्टिवेटिंग डोमेन, एक जीन ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन में ये इन्वॉल्व होता है, मतलब कि ये किसी जीन की ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को या एक्टिवेट करता है या एक्सप्रेस करता है. वो प्रोमोटर इन्हांसर इट हैज़ बाउंड. जिस प्रोमोटर और इन्हांसर के साथ ये ट्रांस एक्टिवेटिंग डोमेन अटैच होता है ना, उसके वो जो जीन होता है, जीन की ट्रांसक्रिप्शन हो रही है उसको एक्टिवेट या एक्सप्रेस करता है. यूजुअली ट्रांस एक्टिवेटेड डोमेन इनेबल्स द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर टू इंटरैक्ट विद प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन बाइंडिंग आरएनए पॉलीमरेज. अच्छा, ट्रांस एक्टिवेटिंग डोमेन है वो इनेबल करता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन्स के साथ इंटरेक्ट कर सके. और इसमें इन्वॉल्व है बाइंडिंग आरएनए पॉलीमरेज, और आरएनए पॉलीमरेज को भी बाइंड करता है. क्या बाइंड करता है? ट्रांस एक्टिवेटिंग डोमेन उसको बाइंड करता है आरएनए पॉलीमरेज को. एग्जांपल्स हैं इसकी, एग्जांपल्स आ सकती हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की, ये याद रखें. एमटीएफ स्टैंड्स फॉर माइक्रोथैलेमिया एसोसिएटेड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर. और पैक6 है, पीडीएक्स1 है. और पैक6 को क्या बोलते हैं? पेयर्ड बॉक्स जीन 6. और पीडीएक्स1 को पेनक्रियाटिक एंड ड्यूडेनल होम बॉक्स 1 जीन. अच्छा, इस स्पेसिफिक फॉर पैनक्रियाटिक रीजन ऑफ द एंडोडर्म, ये इनकी डेफिनेशंस देख लें, दफ़ा ये पेपर में क्विज में आ सकता है. उसके बाद है नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक, फर्टिलाइजेशन स्टेप्स इन फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन ये तो सबको पता है, प्रोसेस वेयर टू सेक्स सेल्स कंबाइन टुगेदर एंड क्रिएट न्यू ऑर्गेनिज्म. और उस ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों पेरेंट्स के एग के भी और जो सेक्स सेल्स दोनों के जो होते हैं जीन्स वो मिक्सअप होके इंडिविजुअल में आते हैं. फर्टिलाइजेशन एक्म्प्लिशेस टू सेपरेट प्रोसेसेस. सेक्स कंबाइनिंग ऑफ जीन्स डिराइव फ्रॉम टू पेरेंट्स. दो पेरेंट्स ऊपर मैंने बता दिया, दो पेरेंट्स से दो जीन्स आ रहे होते हैं, जीन्स कंबाइन होते हैं. रिप्रोडक्शन, द क्रिएशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, ये तो सबको पता है, इजीली पढ़ लेंगे. स्टेप्स इन फर्टिलाइजेशन, ये आप स्टेप्स पढ़ लें. इसमें क्या होता है? कंडक्ट इग्निशन बिटवीन स्पर्म एंड एग. स्पर्म एंड एग के दरमियान कॉन्टैक्ट होता है. इन मोस्ट केसेस दिस इंश्योर्स दैट स्पर्म एंड एग आर ऑफ द सेम स्पीशीज़. सेम स्पीशीज़ के एग और स्पर्म होने चाहिए ना, उस दोनों स्पीशीज़ डिफरेंट हो तो फिर प्रॉब्लम्स आती हैं. सेम स्पीशीज़ होनी चाहिए. रेगुलेशन ऑफ स्पर्म एंट्री इनटू द एग, ओनली वन स्पर्म कैन अल्टीमेटली फर्टिलाइज एग्स. बहुत ज़्यादा स्पर्म्स की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ एक स्पर्म जो होता है वो एक एग को फर्टिलाइज करता है, ना कि थाउजेंड्स ऑफ स्पर्म्स. फ्यूजिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ स्पर्म एंड एग, एग और स्पर्म का जो जेनेटिक मटेरियल वो आपस में फ्यूज़ करता है, कंबाइन कर जाता है. एक्टिवेशन ऑफ एग मेटाबॉलिज्म स्टार्ट डेवलप, उसके बाद एग का जो मेटाबॉलिज्म है वो एक्टिवेट होता है ताकि फर्दर डेवलपमेंट हो सके ऑर्गेनिज्म की. Okay, next we will move towards the topic number 34 and 35, discovery of the sperm and evidence of the evidence for the importance of sperm in reproduction. कैसे डिस्कवर हुआ स्पर्म और उसके बाद कैसे स्पर्म की रिप्रोडक्शन होती है. ओके, ये जो ऊपर लिखे हैं एंटोनी वॉन लीवन हॉयक, ये सब आपने नेम्स याद रखने हैं और इनकी डेट्स मस्त याद रखनी, क्योंकि इस क्विज़ में ज़्यादातर डेट्स और नेम आने वाले हैं, क्योंकि पिछले क्विज़ में भी यही हुआ था. एंटोनी लीवन डच माइक्रोस्कोपिस्ट है, इसने डिस्कवर किया था स्पर्म 1678 में.
और इसने बताया था कि पैरासिटिक एनिमल है। कौन पैरासिटिक एनिमल? स्पर्म। और जो कि सीमन के अंदर स्पर्म होता है, पैरासिटिक एनिमल्स हैं, इसने ये बताया था। लीमनहाइक 1685 में इसने बताया था कि स्पर्म्स जो हैं वो सीड्स हैं और जो फीमेल्स हैं वो खेत की तरह काम करते हैं, न्यूट्रिएंट सॉइल है जिसमें सीड्स प्लांटेड होती हैं। ओके द फर्स्ट एविडेंस सजेस्टिंग दैट इम्पोर्टेंस ऑफ स्पर्म इन रिप्रोडक्शन केम फ्रॉम सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट। जो फर्स्ट एविडेंस मिला था ना स्पर्म की इम्पोर्टेंस इन रिप्रोडक्शन में, वो बताया था उसने लज़ारो स्प्लेंजी ने किस लेट 1700 एस। तो ये जो है ये आपने नेम याद रख लेना है, और 1700 एस जो लिखा हुआ लेट, इसका भी सही अपने माइंड में रखना है, ये पेपर में आ सकता है, क्विज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने बताया था कि स्प्लेंजी डेमोन्स्ट्रेटेड दैट फिल्टर टोर सीमन डिवाइड ऑफ स्पर्म वुड नॉट फर्टिलाइज एग्स। जो टोर सीमन है डिवॉइड जिसके अंदर स्पर्म होता ही नहीं है, वो फर्टिलाइज एग्स नहीं कर सकता। इन 1824 में फिर J.L. प्रीवॉस्ट एंड J.B. ड्यूम्स क्लेम दैट स्पर्म और नॉट पैरासाइट्स। अच्छा, एंटोनी वन लीमनहाइक ने बताया था कि पैरासिटिक एनिमल्स हैं स्पर्म्स, लेकिन इसने बताया था J.L. एंड J.B. ने कौन सी सदी में? 1824 में, कि स्पर्म्स पैरासाइट नहीं है बल्कि ये जो एक्टिव एजेंट्स हैं फर्टिलाइजेशन के लिए। दे प्रपोज दैट स्पर्म एंटर द एग एंड कॉन्सिव्यूटेड नेचुरली टू द नेक्स्ट जनरेशन, के स्पर्म्स एग के अंदर एंटर होते हैं और नेक्स्ट जनरेशन की प्रोडक्शन में रोल प्ले करते हैं। 1876 में ऑस्कार हेरविग में हर्मन फोल ने डिमोस्ट्रेट किया स्पर्म एंट्री इनटू द एग एंड द यूनियन ऑफ द टू सेल्स न्यूक्लियर। Fertilization was at last recognized as the union of sperm and egg, and the union of sea urchin gametes remains one of the best studied examples of fertilization. अच्छा, ये एग्जाम्पल्स के लिए sea urchin gametes ये एग्जाम्पल के लिए प्रिपेयर कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक है, मैं अभी तेज़ से बोर इस वजह से जल्दी जल्दी कवर हो जाए। मोस्टली जो यूट्यूब पे कंटेंट अपलोड करते हैं आहिस्ते से बोर हो जाते हैं, वीडियो को लंबा करते जाते हैं, मेरा मकसद नहीं है। ओके, ईच स्पर्म कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर लास्ट टाइम स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के बारे में लोग बता रहे थे आया हुआ था। इसमें एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, एक प्रोपल्जन सिस्टम होता है इनके अंदर ताकि न्यूक्लियस को मूव करा सकें, और थर्ड है एंजाइम्स के सैक होता है। वो किसको इनेबल करता है? न्यूक्लियस को इनेबल करता है ताकि वो एग के अंदर एंटर हो सके। इसके अंदर स्पर्म मैचुरेशन कैसे होती है ये सारा लिखा हुआ है। और इन द फ्रंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स हैप्लॉइड न्यूक्लियस, अच्छा जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस है ना किसका? स्पर्म का, उसके फ्रंट पे एक्रोसोमल वेसिकल है, और एक्रोसोम ये प्रिपेयर कर लेना, विच इज़ डिराइव फ्रॉम द गोल्गी अपरेटस। अब पेपर में MCQs के वाले से आ सकता है, एक्रोसोमल वेसिकल डिराइव फ्रॉम विच? तो गोल्गी अपरेटस होता है, और उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करते हैं और कॉम्प्लेक्स शुगर्स को भी डाइजेस्ट करते हैं। उसके बाद आप एक्रोसोमल वेसिकल एक्रोसोम को मॉडिफाइड सिक्रेटरी वेसल भी कंसिडर कर सकते हैं। Next है, these stored enzymes are used to lyse the outer coverings of the egg. In many species, such as the urchin's region of global actin molecule lies between the nucleus and acrosomal vesicle. अच्छा, ये sea urchins की एग्जाम्पल लिखी हुई है तो ये भी नोट कर लीजिए। These proteins are used to extend a finger line acrosomal process. अच्छा, finger like acrosomal process को extend करता है ये जो proteins होती हैं। और उसके बाद है in sea urchins and several other species डिग्रेडेशन between sperm and egg involves molecular chromosomal process। ये जस्ट आपने रीड कर लेना, लेकिन जहाँ पर ये हेडिंग्स अंडरलाइन हुआ हुआ है मतलब कि बोल्ड में लिखा हुआ है तो आपने ये मस्ट पढ़ना होता है, इसको माइंड में रखना होता है। दिस मीन वो स्पर्म्स आर प्रोपेल्ड वे अकॉर्डिंग टू हाउ द स्पीशीज हैज बॉडी इन्वायरमेंट कंडीशन। इन्वायरमेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग ही वो जो स्पर्म है वो प्रोपेल करता है। In some species such as parasitic roundworm ascaris, the sperm travel by motion। कुछ species है, species का नेम है, इसका नेम आपने नोट कर लेना है कि स्पर्म उनमें एमोबाई मोशन की तरह ट्रैवल करता है, किसके थ्रू? लैमेलिपोडाई, इसमें मुझे समझ नहीं आ रही, कंफ्यूज होगी मैं। लैमेलिपोडियल एक्सटेंशंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन में लैमेलिपोडियल एक्सटेंशंस होती हैं, वहाँ से स्पर्म एमोबाइड मोशन की तरह ट्रैवल करता है, स्पर्म ट्रैवल करता है। In most species, however, each sperm is able to travel by long distance by whipping its flagellum। और कुछ species में ये होता है, some of the species और most of the species, हर जो sperm होता है वो कैसे travel करता है? वो flagellum को whip करता है और travel करता है। ये भी आपने याद रखना। Flagella are complex structures. The major motor portion of the flagellum is called axonium। ये भी आपने याद रखना है कि major motor portion है जो flagellum का, उसको axonium बोलते हैं। ये कैसे बनता है? ये ऐसे बनता है, इस फॉर्म बाय माइक्रोट्यूब्यूल्स जो सेंट्रियोल से क्या कर रहे होते हैं?
निखरे होते हैं द बेस ऑफ द स्पर्म न्यूक्लियस। सेंट्रियोल अब कहाँ होता है, वो स्पर्म के न्यूक्लियस के बेस पर होता है और एक्सोनियम बने होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल से जो राइज खड़े होते हैं सेंट्रियोल पे, सेंट्रियोल से। ओके नेक्स्ट है कोर ऑफ द एक्सोनियम। आगे से इसका ना थोड़ा स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। एक्सोनियम किससे बना होता है, कौन से, टू सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। एक्सोनियम के अंदर दो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, उसके बना होता है जो क्या कैसे वो जो सेंट्रल ट्यूब्यूल्स होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स वो सराउंडेड बाय रो ऑफ 9 डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स। अच्छा द फोर्स ऑफ स्पर्म प्रोपल्जन प्रोवाइडेड बाय डाइनिन। अच्छा स्पर्म जब प्रोपल करते हैं वो फोर्स कहाँ से प्रोवाइड होती है, डाइनिन से। डाइनिन अब क्या चीज़ है ये भी आ सकता है एमसीक्यूज में, विच इज़ अ प्रोटीन एंड दैट इज़ कम्बाइंड टू द माइक्रोट्यूब्यूल और दैट इज अटैच टू द माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल के साथ ही अटैच होती है। और डाइनिन का फंक्शन क्या है, इट हाइड्रोलाइजेस मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेन उसके मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोलाइज करती है और क्या कन्वर्ट करती है, एक केमिकल एनर्जी रिलीज़ करती है जिसकी वजह से केमिकल एनर्जी को बाद में मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना होता है। और डाइनिन हाइड्रोलाइजेस मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी को हाइड्रोलाइज भी करता है और केमिकल एनर्जी जो रिलीज़ होती है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट भी करता है, जो कि हेल्पफुल होता है स्पर्म की प्रोपेलिंग के लिए। नेक्स्ट है द स्पर्म रिलीज ड्यूरिंग एजैकुलेशन आर एबल टू मूव। एजैकुलेशन के दौरान जो स्पर्म्स रिलीज होते हैं वो मूव कर सकते हैं लेकिन वो बाइंड नहीं कर सकते और फर्टिलाइज को एग को डायरेक्टली फर्टिलाइज नहीं कर सकते। इस फाइनल स्टेज ऑफ स्पर्म मैचुरेशन कैपेसिटेशन बोलते हैं। डोंट अकर अनटिल द स्पर्म हैज़ बीन इनसाइड अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा ये जो स्पर्म मैचुरेशन को कैपेसिटेशन बोलते हैं, कैपेसिटेशन या कैपेसिटेशन, लेकिन ये तब तक अकर नहीं होता जब तक स्पर्म जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर इंसर्ट नहीं हो जाता। Next, we will discuss about the composition of the egg. The volume of the sea urchin egg is about 200 पिकोलाइटर्स। अच्छा ये आपने याद रखना है कि इसका एग का वॉल्यूम कितना है सी अर्चिन का, और 2 raised to power 10⁻³ मोर देन 10,000 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ द स्पर्म। ये आपने याद है पेपर में आता होता है। उसके बाद ये जो डायग्राम बनी इसको देख लें, कहाँ प्लाज्मा में ब्रेन है, कहाँ पर कॉर्टिकल ग्रैन्यूल है, माइटोकॉन्ड्रिया अंदर है, न्यूक्लियस कहाँ है, जेली लेयर है, स्पर्म है। अच्छा द एग आल्सो हैज़ रिमार्केबल साइटोप्लाज्मिक स्टोर हाउस। एग के अंदर भी साइटोप्लाज्मिक स्टोर हाउस होता है दैट इट हैज़ कम्युलेटेड ड्यूरिंग मैच। जब एग मेच्योर होता जाता है तभी वो साइटोप्लाज्मिक स्टोर हाउस बनता जाता है। उसके अंदर साइटोप्लाज्मिक स्टोर हाउस के अंदर क्या होता है, उसके अंदर प्रोटीन्स होती हैं, राइबोसोम्स होते हैं, ट्रांसफर आरएनए होते हैं, मैसेंजर आरएनए होता है। ये आप पढ़ लें एक दफ़ा। प्रोटीन का रोल आपको पता ही होगा क्या होगा, लेकिन एक दफ़ा फिर पढ़ना है। राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए पढ़ लें, मैसेंजर आरएनए, ये सब मोर्फोजेनिक फैक्टर्स होते हैं जिसके अंदर साइटोप्लाज्मिक स्टोर हाउस में प्रोटेक्टिव केमिकल्स होते हैं। ठीक है, तो ये आप कर लिया। होप सो दिस वीडियो वुड बी लाइक बाय यू। थैंक यू सो मच। अजान हो रही है, अभी मुझे वीडियो को ऑफ करना है।